we're discussing questions on acidity and basicity. Now, let us take on the next question, which is relatively an easier one. हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे थे और फिफ्थ क्वेश्चन में अब तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अप्रोक्सीमेटली। एट्थ क्वेश्चन शायद डिस्कस करना है, इसके पहले का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें सर इफेक्ट लग रहा था। ये क्वेश्चन काफी आसान है, तुमसे आसानी से हो भी गया होगा। नाउ सी दिस, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है तो इट इज रिलेटिवली इजियर। यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग नहीं रहा है, बट यहाँ पर जो है वो ग्रुप जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में जो है वो इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम माइनस आई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एनएच। एनएच के रिस्पेक्ट में सीओ ग्रुप कैसा काम करता है, माइनस एम माइनस आई, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेगा, देयरफॉर इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा गिर जाएगी। तो ये हो जाएगा सी बी ए, बेसिसिटी का ऑर्डर सी बी ए हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था। इसका अगला सवाल मैं आपको करवाता हूं, देखिए नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। अगेन आपके पास माइक है, आप सोच भी सकते हैं यहाँ पे कि बेसिसिटी अफेक्ट कौन सा लग रहा है। बेटा इतना सिर्फ आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर कौन सा अफेक्ट आ रहा है। यदि आप अफेक्ट देखने की कोशिश कर लोगे तो फिर भी आप आंसर कुछ ना कुछ तो बताओगे, और उसके बाद यहाँ पे कुछ जो भी है क्वेश्चन में जो भी पैच है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप तो इसका अफेक्ट देखो। सबसे पहले CS3 का क्या अफेक्ट आएगा NH2 पे, कोई भी होशियार बच्चा जो बताना चाहे CS3 का क्या अफेक्ट होगा। माइक है आपके पास? CS3 का अफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ओके, कोई और बच्चा बताना चाहता है? कोई और होशियार बच्चा जो बताना चाह रहा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट, ये ज्यादा अच्छा है। प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, ऑब्वियसली प्लस आई होगा, पर फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अबाउट दी प्लस एच इफेक्ट विच इज अ मेजर इफेक्ट। प्लस आई भी होगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या अफेक्ट होगा? प्लस आई। हाँ, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा बिकॉज मेटा पोजिशन पे CH3 ग्रुप, और हाइपर कॉन्जुगेशन का अफेक्ट मेटा पोजिशन से नहीं आता है। यदि यहाँ पर देखो तो अगेन यहाँ पे प्लस H अफेक्ट होगा और प्लस I अफेक्ट होगा। अब एक बात तय कि प्लस H अफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, देयरफॉर प्लस H अफेक्ट इसमें और इसमें बराबर आने वाला है। प्लस H अफेक्ट इसमें और इसमें बराबर आने वाला है, इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे कम हो जाएगी, पहले वाले की और लास्ट वाले की बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप इसको देखो तो इसमें प्लस I इफेक्ट ज्यादा है और इसमें प्लस I इफेक्ट कम है पैरा पोजीशन से, देयरफॉर दिस शुड बी मोर बेसिक व्हेन कंपेयर टू दिस वन, व्हेन कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, है नहीं वो अलग बात है, बट लॉजिकली देखे तो आंसर यही होना चाहिए A C B। एनिलीन्स में ऑर्थो पोजीशन को कभी भी कोई सब्स्टिट्यूशन है तो थोड़ा सा सावधान होकर उत्तर देना पड़ता है, ये एनिलीन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा के बाद ही ये पता लगता है कि इस एनिलीन के अंदर, जैसे कि ये यदि आप देखो तो ऑर्थो मिथाइल एनिलीन बोल दो आप इसको, तो इसका बेसिसिटी कम आता है एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। तो आप सिर्फ पोस्ट हैंडेडनेस में, मतलब एक बार आपको उत्तर पता है उसके बाद आप रीजन बता रहे हो, जनरली ये लॉजिक देखना कि इसमें क्यों कम होगा वो लॉजिक के आधार पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना लगेगा, सॉल्वेशन का इफेक्ट क्या आएगा, वो तो हम दिमागी स्तर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लॉजिक से चलने तो आंसर होना चाहिए ACB, बट आंसर ACB नहीं है। जब भी ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन के साथ कोई बड़ा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ तो एनिलीन की बेसिसिटी कम आएगी, ये बात आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। मैं इसका प्रोबेबल रीजन IL फिनार मेंशन करती है वो बताने की आपको कोशिश करता हूं। वैसे तो पहली लाइन जो किताब लिखती है वो ये है कि दिस इज नॉन एक्सप्लेनेबल, इट इज नॉन एक्सप्लेनेबल, मतलब बात पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। फिर भी एक प्रोबेबल रीजन जो दिया हुआ है, जो प्रोबेबल रीजन है इसकी बेसिसिटी कम होने का, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो एक्चुअल ऑर्डर जो है वो इसका हो जाएगा C B A, इसकी बेसिसिटी कम आएगी। ये एक एक्सेप्शन के रूप में आप याद रख सकते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक, आप नीचे लिख सकते हो नोट करके, नोट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक। तो हो गया CBA। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण किताब मेंशन करती है। देखिए, यदि मान लें आप कि यहां पे प्रोटोनेशन हुआ, इसने प्रोटॉन को रिसीव किया, तो प्रोटॉन ऑब्वियसली ये लोन पेयर प्रोटॉन की डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और प्रोटॉन यहां पे रिसीव हो जाएगा, एंड यू विल ऑब्टेन दिस, और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इट इज सेड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउडिंग व्हिच हैज अकर्ड इन दिस स्पेस, बिकॉज ऑफ व्हिच वन थिंग द रिपल्शन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। और यदि रिपल्शन आएगा तो इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ड्यू टू रिपल्शन the energy of molecule increases। तो इसका मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इसकी कम हो रही है। जबकि यदि यही चीज पैरा पोजीशन पे होती तो रिपल्शन ऑफर नहीं हो रहा होता, और चूंकि रिपल्शन ऑफर नहीं हो रहा होता तो सिस्टम थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्टेबलाइज होता। यहां पर निश्चित रूप से प्लस I इफेक्ट के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस I इफेक्ट के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। एक बात आप और भी समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ असर आएगा, मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट जो है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि NH3 अपने प्लेन को चेंज करने की कोशिश करेगा उस समय, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी यहाँ पर कम होगा। दूसरी बात, there is lot of crowding which is taking place in this area. Due to that crowding, the solvation will also be less.
ड्यू टू क्राउडिंग सॉल्वेशन ऑफ अमोनियम आयन also becomes less, और यदि सॉल्वेशन नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय सिस्टम की एनर्जी अगेन हाई रहेगी. देयरफॉर यू कैन से दैट इसका प्रोबेबल रीजन ये है ड्यू टू रिपल्शन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड आल्सो देयर इज नॉट एनफ सॉल्वेशन व्हिच इज अकरिंग. एक बात और भी आप बोल सकते हैं, जब रिपल्शन होगा तो प्लस H अफेक्ट आना CH3 का कम हो जाएगा, ड्यू टू विच अगेन जो है इसकी जो जिस मात्रा में जिस हद तक इसकी बेसिसिटी होनी चाहिए उससे कम बेसिसिटी इसकी आएगी. सो बेटा एज फार एज IIT इज कंसर्न दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आपको इसलिए भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखता हूं कि लास्ट 2-3 साल एसिडिटी बेसिसिटी क्वेश्चन देखूं मैं तो मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक. मेरे को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन दिखा है लास्ट 1-2 साल में, और जो है क्वेश्चन वो इस पे भी आ गया ऑर्थो फैक्ट पे, सर पे भी क्वेश्चन 1-2-3-4 साल में है. इसलिए मुझे लगता है अमाइंस की बेसिसिटी जो है वो एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिटी बेसिसिटी में. मुझे लगता है ऐसा है कि क्वेश्चन जो है वो अपियर हो सकता है, इसलिए आप अमाइंस की बेसिसिटी पे थोड़ा सावधान रहें, वो भी स्पेशली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स में बहुत ज्यादा सावधान रहें बेसिसिटी को लेकर के. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ऑन कार्ड्स, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. और दूसरी बात, यदि आप बेटा सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में मेंशन्ड है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस करके, और बेसिसिटी ऑफ एनिलीन भी मेंशन्ड है. यदि आप सिलेबस देखो, सिलेबस में एनिलीन जो दिया हुआ है उसके साइड में बहुत कम चीजें दी है एनिलीन में जो सिलेबस में मेंशन्ड है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ बेसिसिटी ऑफ एनिलीन. अब ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन यदि एनिलीन पे सब्स्टिट्यूट है तो दैट बिकम्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. Now you solve this question. Now try to solve this question. होप इसका उत्तर सभी लोगों को आ गया होगा. यहां पर और नॉर्मल एनिलीन है, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. अगेन वही एक्सप्लेनेशन आपको लेना है, इधर रिपल्शन आएगा बट यहां पे रिपल्शन मैक्सिमम आएगा. यदि यहां देखो तो आप 3-3 CH3 ग्रुप है तो यहां पे रिपल्शन मैक्सिमम आएगा. तो यहां पे जब रिपल्शन मैक्सिमम आएगा तो ऑब्वियसली अब तो ये अपना प्लेन 100% बदलने वाला. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो बहुत ज्यादा हुआ इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन, तो यू विल सी दैट कि इसके कारण इसकी जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन ना बोले, प्रोटॉन रिसीव करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, जो अमोनियम आयन बनेगा या एनिलीनियम आयन बनेगा, वो आयन रिपल्शन के कारण बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. देयरफॉर यू विल से दैट कि इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C. अब बेटा यहां पे आप एक बात समझ लें कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक. बोरो दिस लाइन, क्योंकि यदि आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन में दूसरे एंगल से कंफ्यूज हो सकते हैं. और वो एंगल आपका ये हो सकता है कि सर यदि प्लेन बदला तो नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन यदि प्लेन चेंज कर गया तो इसके प्लेन चेंज करने के बाद में इसका लोन पेयर अंदर नहीं जाएगा, तो इसके कारण इसकी बेसिसिटी हाई हो जानी चाहिए. बट रिमेंबर वन थिंग कि प्रोटॉन इसमें ज्यादा रिपल्शन कब हो रहा है? NH2 ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, OH, NH2, इनमें जनरली आपको ऑर्थो अफेक्ट टाइप की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी. मतलब जो रिपल्शन वाला फैक्टर आता है वो OH के साथ में या NH2 के साथ जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो ये अफेक्ट कब आ रहा है? ये अफेक्ट तो तब आ रहा है जब
ये प्रोटॉन को रिसीव कर लेता है तब ये ग्रुप बड़ा हो जाता है। इसके बाद रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी जो है सिग्निफिकेंटली नीचे चली जाती है। तो ये लोन पेयर के जाने वाला जो फंडा है वो आप अपने दिमाग में न लाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू होती तब है जबकि यहां पर प्रोटॉन रिसीव हो जाता है, तब जाकर के ये ग्रुप अपने आप को यूं फैलना शुरू करेगा, इसका बॉन्डिंग एंगल बढ़ना शुरू होगा और निश्चित रूप से इनके बीच फिर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके लिए आसान ये लाइन से हो जाता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स आर लेस बेसिक इन नेचर। सो यू कैन नोट इट डाउन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स आर less basic in nature. No, this was an important aspect. No, try to say this question. एक सेकंड, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं एक सेकंड के लिए। Now see this. इसमें क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये क्वेश्चन रिलेटिवली काफी आसान है देखने में कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि आप यहाँ देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो रहा है और यदि यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस एम इफेक्ट अंदर जा रहा है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखो तो ये इधर से इधर माइग्रेट नहीं हो सकता है, बिकॉज ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आपको m इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ सी दिस वन, इसमें आप देखो तो अगेन ये तो कुछ ऐसा होगा, लोन पेयर यहाँ पर है, ऑल्दो लोन पेयर इज नॉट माइग्रेटिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, लोन पेयर अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। ये बात आप जानते हो कि जब कोई एटम पर डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो उस एटम पे रखा हुआ लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता, तो ये लोन पेयर रहेगा तो इधर ही, ये लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं होगा, बट दिस इज बाउंड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन and this is a sp2 hybridized nitrogen. Obviously you know that sp2 hybridized nitrogen is more electronegative, therefore ये लोन पेयर अपना डोनेट कम करेगा। जहां तक इसका सवाल है, ये अगेन रेजोनेंस में जाने वाला है, बिकॉज बॉन्ड्स आर लाइक दिस, ये लोन पेयर इधर से इधर जाएगा तो ये लोन पेयर इधर से इधर मूव हो जाएगा। देयरफॉर यदि आप देखें तो रेजोनेंस इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। द ओनली प्लेस जहां पे लोन पेयर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना हुआ है ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। देखो 1 2 3 तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे और एक लोन पेयर आगे जा नहीं रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो 1 2 3 3 + 1 3 bond pair, 1 lone pair is equals to 4, therefore hybridization is sp3. So nitrogen is sp3 hybridized and sp3 hybridized nitrogen is less electronegative when compared to sp2 hybridized nitrogen, therefore basicity इसकी हाई होगी, इसकी basicity relatively कम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे basicity जो है सबसे ज्यादा
यदि किसी की होगी तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा इस वाले की होगी। नो सी नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, सोडियम है। अब सोडियम तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, सोडियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, CH पे नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव चार्ज और यहां भी पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू सी दिस, यदि आप इसको देखें तो CH 1 2 3, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यदि इसको देखो तो 2 बॉन्ड पेयर ये CH CH बॉन्ड और एक ये 3 और एक ये 4, so this is sp3 hybridized carbon. This is obviously oxygen which is more electronegative when compared to the carbon, whether it is sp3 hybridized carbon or sp2 और sp hybridized carbon। जो sp hybridized carbon होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.5। ये कार्बन नेगेटिव चार्ज बियरिंग है, एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मैं ये आपसे नॉर्मली बोल रहा हूं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, मतलब ये नहीं है कि इस कार्बन की भी 3.5 होगी, ये भले sp हाइब्रिडाइज्ड हो पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब साइज का बड़ा हो जाना, और साइज का बड़ा हो जाना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नीचे गिरना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 से हल्की से थोड़ी कम होगी। नाउ सी दिस, यदि मैं इसका ऑर्डर अरेंज करने की कोशिश करूं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन लीस्ट बेसिक होगा, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, मतलब कौन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। तो होशियार बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो मुश्किल से के साथ इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। उसके बाद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और अंत में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देयरफॉर बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन कुछ तो भी 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। नाउ Now see this question and try to find out the order of acidity or which is most acidic, ये find out करें। order of acidity आप रहने दें, आप इतना ही पता लगा दें कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा acidic है, which is most acidic, which is most acidic। देखें जरा, देखें most acidic पूछा हुआ है, कोई शायद बच्चा जो बताना चाह रहा उत्तर? हाँ, B। Okay, why do you say as B? It is anti-aromatic structure। ना बेटा, पहली बात तो ये एंटी एरोमेटिक है नहीं, ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। यदि आप नीचे वाले कार्बन को देखें तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और फिर इस स्ट्रक्चर का यदि एंटी एरोमेटिक होता भी तो बेसिसिटी ज्यादा होना या एसिडिटी ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता। आप क्या चीज करोगे जिसके बाद आप ये देखने की कोशिश करोगे कि ये मोस्ट एसिडिक स्ट्रक्चर है। चलो मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। हाँ बोलो। तो सर 9 का बी होगा, क्योंकि एसिडिटी के केस में जब हम जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड उस पे नेगेटिव चार्ज डालेंगे, उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है वो रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। हाँ, ये तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो कि यदि ये जो रिंग है, यदि मैं ऐसा मान लूं कि ये एसिडिक है और यहां से प्रोटॉन को रिमूव कर दूं
तो प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, प्रोटॉन ऐसा लगा होगा, यहाँ पे हिडन हाइड्रोजन है, यदि मान लो H+ यहाँ से चला गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हेड पे आ जाएंगे एंड यू विल हैव दिस 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 एंड दिस, इधर आया नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, अब ये इधर से इधर शिफ्ट कर सकता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर से एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जबकि इस केस में देखो बेटा, इस केस में यदि आपने यहां से प्रोटॉन हटा दिया तो प्रोटॉन को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस विच इज अ एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। मतलब आपने नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर से क्या बना दिया, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना दिया विच इज लेस स्टेबल। यदि इसमें आप क्रिएट करोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन इट इज अ एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। पहले नॉन एरोमेटिक था और नॉन एरोमेटिक से बन गया एंटी एरोमेटिक। ये जो है ये यदि यहां से हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बट द ओनली प्रॉब्लम व्हाई बी इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर टू दिस वन इज दिस कि यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो रहा है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। सेकंड वाले में नो डाउट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी एसिडिटी हल्की सी ज्यादा आएगी, बट ज्यादा एसिडिटी इस स्ट्रक्चर की इसलिए आएगी क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था और अब प्रोटॉन निकलने के बाद ये काफी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया है। देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस देखो तो 3 एटम पे एक्सटेंडेड है, इसमें रेजोनेंस अगेन 5 एटम पे एस्टैब्लिश्ड है और ये रिंग भी एरोमेटिक है। देयरफॉर द एसिडिटी विल बी मोर